नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा ये तो सबको पता था, लेकिन पहले ही दिन इतना बड़ा धमाका हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रात 9:30 बजे के आसपास जब इस्तीफा आया, उसकी खबर ने सबको हिला कर रख दी। क्योंकि ये वो जगदीप धनखड़ हैं जिनके पीछे पूरा विपक्ष पड़ा हुआ था कि इनको हटाओ हटाओ, इनके खिलाफ मोशन तक लेकर आया। लेकिन जगदीप धनखड़ को इस सरकार ने बैक किया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया? हालांकि स्वास्थ्य कारण वजह बताया जा रहा है, लेकिन क्या स्वास्थ्य कारण से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है? पर्दे के पीछे क्या कुछ और कहानी है? अब नंबर गेम क्या कहता है? क्या बीजेपी जो है वो अपना उपराष्ट्रपति बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? किसको उपराष्ट्रपति बनाएगी? आज आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। आगे है कि भाई अब आगे क्या होगा? भाई अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसके लिए प्रावधान ये है कि भाई राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभाएं हैं उनको भी जो वहां पर सदस्य उनको उनके वोट की भी वैल्यू होती है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें दोनों संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्यों को जोड़ लिया जाता है और हर वोट की कीमत जो है, हर वोट की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। तो दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा, तो 788 सांसद बैठते हैं। इनका वोट होता है और ये गुप्त मतदान होता है कि भाई आपको ऐसा नहीं कि किसी एक का नाम लिख दिया आपने, आप ऑप्शंस चुनते हैं कि मेरे पहला प्रेफरेंस ये नाम है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। जो लोग खड़े हैं चुनाव में, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रेफरेंस देते हैं। तो उसमें कहा यह जाता है कि जो पहला प्रेफरेंस है उसको जो टोटल वोट है उसका आधा से एक ज्यादा आना चाहिए। तो 787 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 प्लस 1 करेंगे तो 394 वोट जिसको आएगा वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि सब 10 लोग खड़े हो गए कि हम भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं और पहले किसी को भी 394 वोट नहीं पड़ा, तो जो आखिरी होगा उसका वोट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस जिसको मिला होगा उसमें वो वोट जोड़ दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक को 394 से ज्यादा वोट ना हासिल हो जाए। और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? क्या एनडीए के पास नंबर है? लोकसभा में एनडीए के पास 293 का नंबर है, राज्यसभा में 133 का है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 425 के पार आंकड़ा चला जाता है। तो 394 का जो नंबर चाहिए उससे ज्यादा संख्या इस वक्त एनडीए के पास है। तो अपना उपराष्ट्रपति बनाने में कोई दिक्कत बीजेपी को, नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं आने जा रही। अब सवाल है कि उपराष्ट्रपति बनेगा कौन? कई नाम चल रहे हैं। एक नाम चल रहा है नीतीश कुमार का। कहा जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन चल रही है कि नीतीश कुमार को जो है वो उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ये डील हो गई है और वहां पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से कोई डील नहीं हुई है। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनने चाह रहे हैं। 2-3 वजह। एक तो जो भाई जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ वो अचानक हुआ, तो डील कब हो गई नीतीश कुमार से? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, नीतीश कुमार की खुद की सेहत ठीक नहीं है। जो उपराष्ट्रपति होंगे उनको राज्यसभा के चलाने की कार्रवाई में हिस्सा लेना होगा। नीतीश कुमार मंच पर कई ऐसी चीजें कर देते हैं जहां पर वो थोड़ी देर दिखते हैं, तो अगर वो पूरी कार्रवाई चलाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तीसरी बात कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ेगी, अभी उनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जो महागठबंधन का मुस्लिम वोट बैंक है वो अगर कोई सेंध लगा सकता है तो वो नीतीश कुमार लगा सकते हैं। तो नीतीश कुमार मेरे हिसाब से तो कंटेंडर नहीं है। दूसरा नाम राजनाथ सिंह का चल रहा है कि राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और डिफेंस मिनिस्टर कोई और बन सकता है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है। ये भी स्पेकुलेशन जो है वो योगी आदित्यनाथ वाली तो अभी रहने ही दीजिए, राजनाथ सिंह वाली जो है, हालांकि वो सीनियर हैं तो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति उनको बनाया जाएगा, क्योंकि वो जितने सीनियर हैं, जिस तरह से सरकार की जो अहम भूमिका निभाने वाले मंत्री हैं उनमें है, कई बार जो है वो डैमेज कंट्रोल करना हो या लोगों को समझाना हो, साथ लेके चलना हो, तो राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका होती है। तो सरकार उनके अनुभव को अभी छोड़ना नहीं चाहेगी, ये भी एक हो सकता है। लेकिन उनकी उम्र भी हो गई है तो हो सकता है उपराष्ट्रपति का पद उनको दिया जाए और किसी और को लाया जाए। इसके थोड़े चांसेस हैं, बहुत प्रबल चांस नहीं। तीसरा नाम आरिफ मोहम्मद खान का चल रहा है, जो अभी बिहार के गवर्नर है। हो सकता है कि उनको मौका मिले, लेकिन अभी वो बिहार के गवर्नर बने ही बने हैं तो उपराज्यपाल बनाने का कोई मतलब दिखता नहीं।
एक नाम चल रहा है शशि थरूर का कि भाई उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। भाई शशि थरूर को उपराष्ट्रपति बनाने की कोई वजह नहीं दिखती, क्योंकि शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जिनका एक्सपर्टीज जो है वो फॉरेन रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, इस तरह की चीजों में। और अभी आपने देखा होगा कि भले वो कांग्रेस में है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके इस अनुभव का फायदा लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो उनको उपराष्ट्रपति की भूमिका में सीमित करके नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करना चाहेंगे कि भाई उनका जो काम का दायरा है उसको थोड़ा लिमिटेड कर दें। उनको कोई और भूमिका भले देना चाहेंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन ये भी चल रही है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है। तो क्या वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं या कुछ और हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पे शशि थरूर मुझे नहीं लगता। एक नाम हरिवंश जी का चल रहा है, जो कि बिहार से ही आते हैं, पत्रकार रहे हैं, अभी डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, और जगदीप धनखड़ जी के हटने के बाद वही कार्यवाही संभाल रहे हैं। तो हरिवंश जी का नाम जो है वो प्रबल दावेदार के तौर पे चल रहा है, और वो हो सकता है क्योंकि वो बिहार से भी आते हैं, नरेंद्र मोदी के खास भी हैं, बहुत सौम्य व्यक्तित्व है, सब में उनकी एक्सेप्टेंस भी है। तो जो एक उस पद को लेकर हंगामा मचा हुआ है कांग्रेस वगैरह वगैरह, उस चीज को भी शांत किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भाई बिहार से, अभी बिहार में चुनाव भी है, मैसेजिंग भी जाती है और उनकी एक्सेप्टेंस भी बहुत है। तो हो सकता है कि शायद उनको जिम्मेदारी मिले। कुछ लोग कह रहे हैं जेपी नड्डा भी नाम हो सकते हैं कि भाई उनको अब अध्यक्ष पद से हटाकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन जेपी नड्डा का भी बनना मुझे तो समझ में नहीं आता। अब कुछ भी हो जाए, अभी तो कहा जाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि इस सरकार में कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो जाए, कौन बन जाए, नहीं बन जाए। लेकिन अभी ये नाम स्पेकुलेशन में चल रहे हैं। और आपके हिसाब से आपको लगता है कि इनमें से कोई नाम हो सकता है, तो कौन और क्यों, या फिर कोई और नाम हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नमस्कार, आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सत्ता की एक बड़ी बुराई होती है, वो बहुत जल्दी लोगों को भ्रम में डाल देती है। भ्रम में ये डाल देती है कि उन्हें लगता है ये सत्ता सर्वदा के लिए है, सदा के लिए है। और उस भ्रम में उनको ये भी भ्रम हो जाता है, एक दूसरा भ्रम होता है, उसका नतीजा होता है वो कि हम सर्वशक्तिमान हो गए, जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब ये भ्रम टूटता है तो बड़ा जोर का झटका और जोर से ही लगता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे राजनीति में जो इस बात को पहले समझ जाते हैं कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। ये सत्ता आई जरूर है, हमारे पास है जरूर, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन हमें इस सत्ता को छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा समझ जाते हैं वो बड़ा संयमित व्यवहार करते हैं। उनको मालूम है कि ये जो ताकत उनके पास है, ये जो अधिकार है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, कुछ लोगों को तो ऐसी गलतफहमी होती है कि ये जन्मजात अधिकार है उनका। उदाहरण है जगदीप धनखड़। कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक। एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे और वहां से उठाकर पहले गवर्नर बनाया, फिर उपराष्ट्रपति बना दिया।